नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के रहस्य में उतर रहे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल। सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से बस गांव बसाना सीख रहे थे, यहाँ के लोग ऐसे शहर बना रहे थे जो आज के आधुनिक शहरों को भी शर्मिंदा कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, पुरातात्विक रिपोर्ट, शोध पत्र, वो सब एक ही पहेली की तरफ इशारा करते हैं। और हमारी आज की पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि ये समझना है कि वे अपने समय से इतने आगे कैसे थे। क्या रहस्य थे उनकी इंजीनियरिंग के पीछे, उनके समाज के पीछे। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो दिमाग घुमा देता है। आज से 4500 साल पहले के शहर, जिनकी सड़कें एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बिछी थीं और हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था। और एक ऐसी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था जो 19वीं सदी के लंदन से भी बेहतर मानी जाती है। यही तो, ये कैसे मुमकिन था? देखिए, ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, एक सोचा समझा मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान? हाँ। शहरों को उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में एकदम सटीक रूप से बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। एक मिनट, बिना किसी सैटेलाइट, जीपीएस या आधुनिक उपकरणों के? बिल्कुल। उन्होंने ये सब बिना किसी आधुनिक सर्वेक्षण उपकरण के किया। अगर इसकी तुलना हम 2000 साल बाद आए रोमन साम्राज्य से करें तो उनके शहर भी इतने सटीक और व्यवस्थित नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उनके पास गणित और खगोल विज्ञान की जबरदस्त समझ रही होगी। निश्चित रूप से, सिर्फ दिशाओं के लिए ही सही, पर समझ तो थी। लेकिन चलिए उस ड्रेनेज सिस्टम पर वापस आते हैं। ये सिर्फ नालियां बनाना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था, है ना? बिल्कुल। हर एक घर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, शहर के मुख्य ढके हुए सीवर सिस्टम से जुड़ा था। हर एक घर? हर एक घर। घरों के अंदर से सीधी खड़ी पाइपलाइनें थीं जो गंदे पानी और कचरे को जमीन के नीचे बने मुख्य नालों तक ले जाती थीं। और ये नाले भी कोई साधारण नहीं थे? नहीं, ये भूमिगत नाले इतने बड़े और व्यवस्थित थे कि उनकी सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बनाए गए थे ताकि कोई अंदर जाकर सफाई कर सके। ये तो कमाल है। मतलब उन्होंने व्यक्तिगत सुविधा से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। सही बात है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई को लेकर एक अविश्वसनीय सोच को दिखाता है। और इसी पानी के प्रबंधन से जुड़ा एक और अजूबा है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं। हाँ। वो सिर्फ एक स्विमिंग पूल तो नहीं रहा होगा? नहीं, वो सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि वो उनके जल प्रबंधन यानी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का शिखर था। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग? हाँ। उस स्नानागार को पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने के लिए पक्की ईंटों के बीच बिटुमिन यानी प्राकृतिक डामर की एक मोटी परत का इस्तेमाल किया गया था। बिटुमिन यानी डामर, वो भी 5000 साल पहले? जी हाँ। और ये एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा था जिसमें पास के कुओं से पानी भरने, इस्तेमाल किए हुए पानी को निकालने और शायद बारिश के पानी को जमा करने की भी व्यवस्था थी। बिल्कुल। उन्होंने बिना किसी मोटर या पंप के पानी के दबाव को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली थी। हम तो आज भी अपनी छतों पर वाटरप्रूफिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है ना? तो इतने बेहतरीन शहर बनाने के लिए जिस तरह की इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, क्या वो उनके पास थी? उनके औजार और धातु कैसे थे? उनके औजार और धातु विज्ञान अपने समय से सदियों आगे थे। मिसाल के तौर पर वे कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाने में माहिर थे। अच्छा। वो जानते थे कि तांबे में ठीक 11% टिन मिलाने से जो कांसा बनता है वो सबसे मजबूत और काम करने लायक होता है। और आज भी यही अनुपात सबसे अच्छा माना जाता है। आज भी उन्होंने ये अनुपात हजारों साल पहले खोज लिया था। और उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, लॉस्ट वैक्स तकनीक। हाँ, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ये सुनने में तो बहुत जटिल लगती है। आसान शब्दों में ये कैसे काम करती थी? ये एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। पहले वे मोम का एक मॉडल बनाते थे, फिर उस पर गीली मिट्टी की परतें चढ़ाकर उसे सुखाते थे। ठीक है। फिर उसे गर्म किया जाता जिससे अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता और मिट्टी के अंदर एक खोखला सांचा बन जाता। समझ गया। फिर उसमें धातु भरते होंगे? बिल्कुल। उस सांचे में पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। धातु के ठंडा होने पर मिट्टी के सांचे को तोड़ दिया जाता और अंदर से बिना किसी जोड़ वाली एक ठोस मूर्ति निकल आती। वाह! मोहनजोदाड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति
इसी तकनीक से बनी है। जी, वही मूर्ति इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मतलब हर मूर्ति के लिए एक नया सांचा। और मैंने पढ़ा है कि उनके सोने के गहने आज 4000 साल बाद भी अपनी चमक नहीं खोए हैं। इसका क्या राज है? इसका राज है उनके सोने के मिश्र धातु यानी गोल्ड अलॉयज में। वो सोने में सिर्फ तांबा या चांदी ही नहीं मिलाते थे, तो और क्या मिलाते थे? बल्कि उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में कैडमियम भी मिलाते थे। कैडमियम सोने को ऑक्सीकरण से बचाता है, मतलब उसे काला पड़ने से रोकता है। और ये तकनीक तो बहुत बाद में खोजी गई है ना? हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जिसे आधुनिक दुनिया ने 20वीं सदी में फिर से खोजा। ये तो अविश्वसनीय है। और एक बात है जो शायद इतिहास की किताबों को पूरी तरह से बदल सकती है। हाँ, सिंधु घाटी स्थलों पर 2900 ईसा पूर्व के लोहे के छोटे छोटे औजार मिले हैं। सोचिए, तथाकथित लौह युग से लगभग 1000 साल पहले। 1000 साल? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इतिहास की जो युग वाली थ्योरी है, पाषाण युग, फिर कांस्य युग और फिर लौह युग, वो असल में इतनी सीधी साधी है? शायद नहीं। शायद ये सभ्यताएं एक ही समय में कई धातुओं के साथ प्रयोग कर रही थीं। उनके तांबे के औजारों की शुद्धता 99.9% तक थी। 99.9%। हाँ, ऐसी शुद्धता यूरोप में पुनर्जागरण काल तक हासिल नहीं की जा सकी थी। इस तर्क की सटीकता और मानकीकरण एक शहर में होना एक बात है, लेकिन सैकड़ों मील में फैली सभ्यता में इतनी एकरूपता कैसे थी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लोथल से मिली कांसे की एक रूलर या मापनी पर 116 इंच तक के सटीक निशान हैं। क्या ये सब जगह ऐसा ही था? बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मानकीकरण सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं था। तो और कहाँ था? इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका वजन और माप का सिस्टम। हजारों की संख्या में मिले पत्थर के बाट यानी वजन एक बाइनरी सिस्टम का पालन करते थे, 1, 2, 4, 8, 16। और ये हर शहर में एक जैसे थे? मोहनजोदड़ो से लेकर 400 मील दूर हड़प्पा तक हर जगह बिल्कुल एक जैसे थे। सबसे छोटा बाट सिर्फ 0.856 ग्राम का था। एक मिनट, आप कह रही हैं कि 400 मील दूर दो अलग-अलग शहरों में वजन के बाट बिल्कुल एक जैसे थे? हाँ, बिल्कुल। आज के जमाने में भी ये करना कितना मुश्किल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई केंद्रीय शक्ति थी जो इन नियमों को लागू कर रही थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस एक रूपता से ये तो साफ है कि कोई मजबूत व्यवस्था थी। और इसका व्यापार पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत बड़ा। मोहनजोदड़ो का एक व्यापारी हड़प्पा जाकर बिना किसी शक या परेशानी के व्यापार कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वजन हर जगह एक ही है। और वो सौदों को प्रमाणित कैसे करते थे? वे मुहरों यानी सील्स का इस्तेमाल करते थे। इन मुहरों को गीली मिट्टी पर दबाकर निशान बनाया जाता था, जो एक तरह से आज के कंपनी लोगो या आधिकारिक स्टैम्प की तरह काम करता था। तो उनके पास एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांडिंग सिस्टम भी था। आप कह सकते हैं इससे माल की पहचान और मालिक का पता चलता था। और इतने बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए परिवहन भी जरूरी रहा होगा। हाँ, उनके पास बैलगाड़ियां थीं और वे नदियों के रास्ते व्यापार के लिए नावों का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन समुद्री इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत गुजरात के लोथल में मिला है। दुनिया का सबसे पुराना ज्वारीय डॉकयार्ड। बिल्कुल। और उसमें एक लॉक गेट सिस्टम था। ये लॉक गेट सिस्टम क्या होता था? ये कैसे काम करता था? सोचिए, समुद्र में ज्वार भाटा आता है जिससे पानी का स्तर घटता बढ़ता है। उन्होंने एक ऐसा बेसिन बनाया जिसमें ऊंचे ज्वार के समय जहाज अंदर आ सकते थे। और फिर वे एक लकड़ी के गेट से पानी को अंदर ही रोक लेते थे। इससे जहाज पानी के स्तर के घटने पर भी बेसिन में तैरता रहता था और वे आसानी से माल उतार और चढ़ा सकते थे। ये उनकी समुद्री लहरों और इंजीनियरिंग की गहरी समझ का एक बेजोड़ नमूना है। सही बात है। तो उनके पास बेहतरीन शहर थे, उन्नत तकनीक थी और एक संगठित अर्थव्यवस्था थी। इस पूरी व्यवस्था की नींव क्या थी? इस पूरी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि थी और उसमें भी वे बहुत आगे थे। अच्छा, जैसे कि? वे फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक ही खेत में बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाते थे ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे। और सिंचाई के लिए नहरें और जलाशय बनाते थे। और उनके अन्न भंडार सिर्फ गोदाम नहीं थे, बल्कि शायद बीज बैंक थे। बीज बैंक? हाँ,
इन गोदामों में हवा के आने जाने के लिए खास चैनल बने होते थे ताकि अनाज खराब ना हो, और शायद वे बीजों को नीम जैसे प्राकृतिक कीटनाशकों से उपचारित भी करते थे। तो वे हर चीज को एक सिस्टम की तरह देखते थे। हाँ? चाहे वो शहर हो, व्यापार हो या खेती। बिल्कुल। चलिए अब लोगों की बात करते हैं। हाँ। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और स्वास्थ्य के बारे में हमें क्या पता चलता है? पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि वे चिकित्सा में भी काफी उन्नत थे। मतलब डॉक्टरी में? हाँ, कांसे और तांबे के बने कई ऐसे सर्जिकल उपकरण मिले हैं जो आज के सर्जिकल औजारों से मिलते जुलते हैं। कुछ खोपड़ियों में बहुत सटीक तरीके से किए गए छेद मिले हैं। मतलब वे सर्जरी करते थे? क्या मरीज बचते भी थे? हाँ, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। उन खोपड़ियों की हड्डियों में ठीक होने के निशान हैं, जिसका मतलब है कि मरीज मस्तिष्क की सर्जरी के बाद भी जीवित रहे। और सिर्फ सर्जरी नहीं, दंत चिकित्सा का सबसे पुराना सबूत भी वहीं से मिलता है। हाँ, लगभग 7000 ईसा पूर्व तक वे दांतों की समस्याओं के इलाज के लिए उनमें ड्रिल कर रहे थे। 9000 साल पहले डेंटिस्ट्री, ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और मैंने सुना है कि कुछ दांतों में बिना किसी सड़न के भी छेद मिले हैं, जो शायद सजावटी उद्देश्यों के लिए थे। ये उनके समाज की जटिलता को दिखाता है। बिल्कुल, वे सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पास चिकित्सा और शायद सौंदर्य शास्त्र के लिए भी समय और ज्ञान था। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ। उनका खगोल विज्ञान का ज्ञान। हमने शुरू में बात की थी कि उनके शहर एक खास दिशा में बने थे। इसका मतलब है कि वे आसमान को बहुत ध्यान से देखते थे। बिल्कुल। धौलावीरा जैसी जगहों पर पत्थर के गोलाकार ढांचे मिले हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे। एक तरह की ऑब्जर्वेशनरी। शायद। कई इमारतों को संक्रांति और विषुव यानी सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के अनुसार बनाया गया था ताकि सूरज की रोशनी साल के खास दिनों में खास जगहों पर पड़े। और ये सिर्फ धार्मिक वजहों से नहीं रहा होगा? नहीं, ये खेती के लिए, मौसम और समय का पता लगाने के लिए भी बहुत जरूरी था। इससे एक सवाल उठता है कि वे समय कैसे मापते थे? क्या उनके पास घड़ियां की? हाँ, शायद थी। लोथल में पानी की घड़ियां और धौलावीरा में धूप घड़ियां होने के सबूत मिले हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि वे दिन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटते थे, जो शायद आज के 24 घंटे की अवधारणा की शुरुआती झलक हो। हमने उनके शहरों, तकनीक, व्यापार और विज्ञान के बारे में इतनी सारी बातें जान ली हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। उनकी लिपि। हाँ, हम उनकी भाषा नहीं जानते, हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं सकते। और यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें उनकी 400 से ज्यादा अद्वितीय प्रतीकों वाली लिपि हजारों मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर मिली है। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि लिखावट बहुत छोटी है, औसतन सिर्फ 5 प्रतीक एक साथ। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें कोई द्विभाषी शिलालेख जैसे मिस्र का रोसेटा स्टोन नहीं मिला है जिसका इसका अनुवाद किया जा सके। हाँ। तो इस पर क्या सिद्धांत है? क्या ये एक भाषा है या कुछ और? विद्वानों में इस पर बहस जारी है। कुछ का मानना है कि ये एक द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती है। सही। वहीं कुछ अन्य का तर्क है कि ये कोई भाषा है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर भाषाई प्रतीक थे। जैसे आज हम सड़क के चिन्ह समझते हैं? बिल्कुल। जब तक कोई लंबी लिखावट या रोसेटा स्टोन जैसी कोई कुंजी नहीं मिलती, ये रहस्य बना रहेगा। और उनकी मोहरों पर बने चित्र, उन पर जानवर हैं, कुछ पौराणिक जीव हैं। हाँ, एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर तो 60% से ज्यादा मोहरों पर है। और एक पशुपति की मोहर भी है। हाँ, जिसमें एक सींग वाले देवता योग मुद्रा में बैठे हैं और जानवरों से घिरे हैं। इन प्रतीकों का क्या मतलब हो सकता है? ये भी व्याख्या का विषय है। पशुपति मोहर को कुछ लोग भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। यूनिकॉर्न शायद किसी शक्तिशाली कबीले का प्रतीक रहा हो। ये मोहरें उनकी दुनिया की एक छोटी सी झलक देती हैं। लेकिन पूरी कहानी बताए बिना हमें और भी उलझा देती हैं। सही कहा। तो संक्षेप में, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नियोजन, धातु विज्ञान, मानकीकृत अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक मिसाल थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने व्यक्तिगत घरों और अमीरी के प्रदर्शन से ज्यादा सामुदायिक सुविधाओं और सफाई को प्राथमिकता दी। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये सभ्यता हमें बहुत कुछ सिखाती है। बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर समाज की जरूरतों को पूरा करना था। उनका जल प्रबंधन सिस्टम आज भी एक सबक है। बिल्कुल। दुनिया के कई आधुनिक शहरों के लिए
जो पानी की कमी और बाढ़ दोनों से जूझ रहे हैं। और आप उस अंतिम विचार पर आते हैं जो इस सभ्यता को सबसे अलग और रहस्यमयी बनाता है। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत सिंधु घाटी के शहरों में कोई भव्य महल, विशाल मंदिर या राजाओं के मकबरे नहीं मिले हैं। इससे एक ऐसे समाज का आभास होता है जहां शायद ऊंच नीच ज्यादा नहीं थी, एक अपेक्षाकृत समतावादी समाज। तो क्या ये संभव है कि दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक पर राजाओं या पुजारियों का नहीं, बल्कि व्यापारियों, इंजीनियरों या शहर के योजनाकारों की समितियों का शासन था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये शासन तकनीकी प्रगति और सामाजिक समानता के बीच क्या संबंध सुझाता है?